एक सेकंड गाइस, आवाज नहीं। खाली लेफ्ट वाला चालू रखो जनार्दन, लेफ्ट वाला चालू रखो, ये बंद कर दो। बस बस बस, एक सेकंड, रिलैक्स बॉयज। कितने जने एमसीसी वाले? 92। तो क्या कल रॉकेट बनाने गया था कॉलेज? हाथ के लिए ऊपर किया? कितना परसेंटेज? 58 है। खुद का थोड़ा देखा कभी आईने में? ठीक है, दोनों समझ गया। फिर एवरेज तेरा 88-87% रहेगा। ओ हीरो, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं भाई? 58% सुनने में और बोलने में दोनों में मेरे को शर्म आ रहा है। परसेंटेज पता है? दोनों जाके नीचे फुगड़ी खेलो। परसेंट के उसी 96 हाईएस्ट है ना कॉलेज में। 1 मार्क देर आके अटकते हो ना, बहुत दिमाग हटता है। एक सेकेंड, और कौन है? 93। पेपर्स नहीं हुआ, सीधा रिजल्ट ही दिया ना, पता नहीं चलेगा। एक या 2 मार्क आगे पीछे बैठे थे। ये सब किधर है मालूम है? ये एमसीसी वाले क्यू मार्क्स काटते हैं 94, 93, 92 वाले है ना। समवेयर यू फेल टू राइट द कंक्लूजन पार्ट, इसके उनका दिमाग हटता है। नहीं लिखा है ना? सब में लिखा है, तो फिर ऑब्जेक्टिव सब राइट थे। हो गया 95 वाला तेरा हिसाब मैंने दे दिया तेरे को। 95 है, ठीक है, तेरा एक ऑब्जेक्टिव में मार्क गया है, तेरा कंक्लूजन सब लिखा था। यही प्रॉब्लम है। जिसको भी 96 मिला है ना, एज फार एज आई नो 96 हाईएस्ट, इसका ये पेपर रहेगा। वो भी उसको भी मैंने ही पढ़ा है, जिसने मेरे को 96 बोला है। और कौन है लाइन में 94 वाले? और ये जो 3 बजे के नाम से 2 बजे गई थी वो। हाँ, नाइस। कौन सा बुक लेके बैठी थी? कुछ ही लिखा था पूरा पेपर। 96 कोई नहीं है ना बेटा? ये सब मार्क्स में तू 2 बार पास होगा, पता है ना? एनीवन एल्स? और कौन बाकी है एमसीसी वाला? ए दैट्स वेरी लेस, डिडंट वर्क दैट हार्ड। एंडरसन कुछ ही किया ना पूरा, वो बहुत बहुत डिफरेंस है उसमें। और कोई बचा है? ये कौन से कॉलेज? तू पुदार वाली है। पुदार वाले का नहीं आया रिजल्ट? नहीं आया कि नहीं बताने जैसा है? केलकर का कब है? कब आया? कल ही आया? तो किसी को बोलने का ऐसा तस्दी है कि पूछने ऐसा ही नहीं है? मैडम मैडम चुप कर, वुप कर नहीं बोल। अच्छा, तूने मेरे को बोला था ना कि सर बोलने जैसे नहीं। आई नो आई नो। और कोई बचे? किसको आया 96? हाँ तूने बोला था ना आई गेस उस दिन। नहीं, वेल डन। कॉलेज का आइस क्या है? मेरे को क्विलकर का आइडिया नहीं है। 96 है तो इट इज, अरे परसेंटेज छोड़, उसी में तो 98। क्या बोल बोल? ये दिख रहा है? So when you are in the midst of same people, they are all 95, 94.
वेयर डू यू स्टैंड? और वो सुन के बुरा लगता है ना, 85 बार बोलेगा तो अच्छा है, जब आजू बाजू दोस्तों को सुनते हो ना बहुत बुरा लगता है। Who else? और कोई है जिसको ऐसा मार्क्स बताना है? इसके वालों का कल क्या था? हाँ तो उनको बोलने का इच्छा है क्या बे? बोल बोल। याद नहीं है कि याद करने जैसा नहीं है? बोल बोल, जोर से बोल, जरा जोर से बता, बोल। भूतनी का फटेगा तेरा, तू और तेरा रिजल्ट। 60 आउट ऑफ 80 या 100? हाँ तो टोटल बोलना बे भूतनी के। ये अलग गांजा फूकते हैं इन लोग। बरोबर है, उधर ही रहेगा। और 80, एक मार्क से 9 का आंकड़ा गया, 1 मार्क। और ए क्यों आर्यन? अच्छा खासा कुछ तो मिस हुआ है, एक आध आंसर छूटा था क्या? ए तो फिर ऑब्जेक्टिव्स 86 तेरे से एक्सपेक्टेड नहीं था यार, लास्ट टाइम तू 48 49 लाया था फर्स्ट सेम में, पता है ना? तो फिर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू माय डियर। और कौन है? एक एक दो दो मार्क्स से 9 का आंकड़ा जा रहा है यार। नाइस, बट कुछ मार्क्स पता है गया है किसी में ऐसा? और कौन बचा? ओके तो मे बी 18 19 उसमें भी मिला रहेगा, तो 90 हो रहा है मोटा मोटी। यस 85 कम है यार, कंपैरेटिवली इट इज लेस टू व्हाट मार्क्स अदर्स हैव गॉट यार। और कोई है मार्क्स बताने वाला तो बता दो यार। एंड गाइस एक और चीज, नॉट ओनली टू मी और टू अस, यू ऑल्सो हैव टू मेंशन अबाउट योर रिजल्ट्स टू द ऑफिस। ऑफिस में बताना भी बहुत जरूरी है। ओके तो प्लीज जिसको जिसको जो जो रिजल्ट्स मिला है बता दो ऑफिस में, जब आएगा तब। ओके चलो एनीवेज गाइस, रिलैक्स रिया। सो कल अपन ने खत्म किए थे क्या? वी कंप्लीटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फयोल, और मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था यू हैव टू शॉर्टलिस्ट एनी 7 principles including, and you had to write it once. More than 50% of you guys have not written, I know that, but जो 4-5 लोगों ने लिखा है या 10-12 लोगों ने लिखा है, जो भी है, इफ आई वर टू पिन पॉइंट मैं बता दूंगा कितने कितने लोगों ने लिखा है, बट जिस किसी ने भी लिखा है यू आर इन अ मच बेटर पोजिशन देन दोज गाइज जिन्होंने नहीं लिखा है। ओके और जब आप लिख रहे थे कितने जन ने लिखा? जस्ट 5-6 जन हाथ ऊपर करो जिन्होंने लिखा है। ओके गुड। जिन्होंने भी लिखा, हाउ मेनी ऑफ यू रोट इट विदाउट सीइंग? मैंने आपको बोला था 1 या 2 पॉइंट पे ना बिना देख के लिखना। वेल डन, लिखने में मजा आया, अंडरस्टैंडिंग बेटर हुआ, क्लैरिटी। डजंट मैटर, पूरा साल बाकी है, बट फॉर द फर्स्ट डे यू वेर मच बेटर, राइट? नाउ दिस इज बेनिफिशियल, व्हाई एंड व्हाई वाज इट बेनिफिशियल? बिकॉज उसी दिन सुना उसी दिन लिखा है, या एक दिन 2 दिन के गैप में लिखा है, तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये अगर गैप आ जाता ना तो याद नहीं रहता, फिर अपने वर्ड्स में लिखने के लिए इशू होता। और जिस किसी ने भी नहीं लिखा है, whenever you get time from your busy schedule, अल्ट्रा बिजी स्केड्यूल, तो लिख लेना, तो तुमको बेनिफिट पता चलेगा। एंड फॉर दोज गाइज जिन्होंने मार्क्स सुने, यू विल अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड। ओके सर, फॉर यू दोनों बता, अभी मेरे को पूरा परसेंटेज क्या है? हाँ बस मैं उसके पे गाली दिया था, मेरे को उसी का मार्क्स से कोई लेवा देवा नहीं है। 58 is as pathetic as it can get. I don't know what went wrong with you. Need to rectify that. ये अपना इधर का कैलिबर और स्टैंडर्ड नहीं है, मैं सुन भी नहीं सकता हूँ ये मार्क्स। उसी में तू ज़्यादा से ज़्यादा 70 72 75 लाया रहेगा आउट ऑफ 100, उससे ज़्यादा नहीं लाया रहेगा, बरोबर? दिस इज नॉट आर स्टैंडर्ड, दिस इज नॉट आर कैलिबर।
वन टाइम मिस्टेक है, रेक्टिफाई कर ले. 11th है ठीक है, भूल जाएंगे सो. 12th में यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट योरसेल्फ. ठीक है, जो भी है रेक्टिफाई कर. नहीं समझता हमसे बात कर. ठीक है, चलो एनीवेज आज आगे स्टार्ट करते हैं. विल स्टार्ट विथ व्हाट? विल स्टार्ट विथ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर. पता है जब नहीं पता था ना तब तक अच्छा लगता था कि यार ठीक है उसमें तो 14 पॉइंट पढ़ लिए, इसमें तो 6 ही पढ़ने हैं. पर ऑनेस्टली स्पीकिंग ये 6 के 6 नानी याद दिलाते. दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स इज. और मैं बता रहा हूं, आज ही बता रहा हूं, और बाद में खुद तुम फीलिंग खुद डेवलप करोगे. ठीक है, आई जस्ट से व्हाट हैपेंस. जब भी तुमने फ्यूचर में सोचा आज मैं सेकंड प्रिंसिपल हेनरी फॉयल वाला तो इजी था, 6-7 पॉइंट मैंने पढ़ने थे, मैंने अच्छे से पढ़ लिए क्योंकि उसमें ऑप्शंस है. एक पॉइंट नहीं समझा, एक पॉइंट में ज्यादा मजा नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं आया तो दूसरा है कि नहीं. लाइक यू अंडरस्टैंड, जब ऑप्शंस होते तो कितना मजा आता है. ठीक है, बट जब ऑप्शन ही नहीं है तो प्रॉब्लम होता है. मालूम है 6 के 6 पॉइंट पढ़ने हैं, 6 के 6 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं. अभी प्रॉब्लम क्या मालूम है, इसमें तो पहला वाला ही पॉइंट है ना, पहले वाले पॉइंट का साइज देकर इंसान में ना थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है. एंड उसके वर्ड्स भी ऐसे खतरनाक है ना कि छोड़ जान दे नेक्स्ट. प्रॉब्लम इधर से हो रहा है. बट प्लीज ऐसा मत करो खुद के साथ कि भाई यू गेट डीमोटिवेटेड एंड ऑल. वी टेक आवर ओन ब्यूटी टाइम. आज अपन अपना अच्छा खासा ब्यूटी टाइम लेते हैं ये आंसर को समझने के लिए, प्रिंसिपल्स को समझने के लिए. ठीक है, थोड़े पॉइंट्स आपको रिपीटेड भी लगेंगे, फेयर इनफ. व्हेनेवर यू फील कि नहीं सर ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है या समवेयर आई एम गोइंग ऑफ ट्रैक, प्लीज तभी का तभी मेरे को रोक के पूछ लेना वापस. ओके, बट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स टुडे इटसेल्फ. वी ट्राई टू कंप्लीट द होल आंसर टुडे इटसेल्फ एंड ट्राई करेंगे कि पूरा का पूरा दिमाग में बैठ जाए. क्लियर? ओके, चलो. ये चालू ही नहीं है. गाइस आवाज नहीं. See, first, let's understand and let's get to know about this guy, Frederick Winslow Taylor, father of scientific management. उसने साइंस का बहुत ज्यादा यूज किया है. साइंस एंड साइंटिफिक असम्पशंस और प्रिंसिपल्स उसके प्रीमाइस बने थे मैनेजमेंट की स्टडी के लिए. ओके, एंड व्हेनेवर वी एसोसिएट science with any of our studies or any of our activities, so we are in a much better condition and position. Why? Because science is more precise and perfect. तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है बहुत बेटर हो जाता है. बरोबर है. इसने भी यही समझा कि साइंस ऑब्वियसली इज नियर टू परफेक्ट. तो एसोसिएटेड जो भी मैं थियरीज बनाऊंगा, जो भी मैं प्रिंसिपल्स सेट करूंगा, डेवलप करूंगा, टेक्निक्स बनाऊंगा, दैट्स गोइंग टू बी वेरी नियर टू परफेक्ट. बरोबर है. So this guy took birth in 1856, died in 1915, termed as father of scientific management. Yes or no? He started as an machinist and advanced to become the chief engineer at the Midway Steel Works, which is in, I guess, Philadelphia, US में है, Philadelphia में. Now his approach has emphasized using scientific data for decision making, replacing the trial and error method. जो मैंने आपको मालूम है जब अपन ये पढ़ रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड आंसर, उसमें मैंने आपको बताया था मालूम है कि ट्रायल एंड एरर मेथड्स को तो कंप्लीटली तुमको क्या करना है, अवॉइड ही करना है. रादर कम अप विथ योर ओन वेज एंड मेथड्स ऑफ undertaking scientific study or whatever your studies are and then undertake your management. Yes or no? So he wanted to replace that with precise techniques. So scientific management as defined by Taylor focuses on defining the tasks precisely to the subordinates. कि अपने task को तुम है ना precisely define करो. Individual task, group task and total organizational tasks and make sure that you are efficiently and economically getting it achieved. इसके लिए उसका definition भी मैंने बोला था, मेरा personal favorite था. You remember क्या था इसका definition? What is management? Is to know what exactly is to be done and making sure it's done in the best possible manner. Yes or no? Similar चीज को इसने यहाँ पे अपन ने थोड़ा word change करके लिखा है. What he says कि you are making sure that whatever it is, you define your tasks precisely for everyone, be it the individual or the group or maybe set your organizational goals. Okay? और उसके बाद making sure that you are achieving those goals effectively and efficiently and in the most economic manner. Clear? समझा?
इसके लिए देखो ना, ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे यूज हो रही है ना, और उसको अगर तुम दिमाग में साइंस रखो ना, तो ये सारी चीजें उसके साथ रिसेंबल होती है. साइंस वही हेल्प करता है अपने को, यस और नो, इन आर नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज. राइट. चलो अब स्टार्ट करेंगे उसके प्रिंसिपल से. एवरीवन, मैंने आपको बताया, एक बार बताया था थंब रूल, याद है? और तब तुम आंकड़ा विकड़ा ये करना चालू कर दिया था, हाँ या ना? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. मैंने आपको क्या समझाया था कि एक थंब रूल सब लोग अपनी एक्टिविटीज में फॉलो करते हैं. बट व्हाट इज थंब रूल? एन ऑब्जर्वेशन विच हैज कम अप और विच हैज बीन डेवलप्ड बाय समवन एल्स बेस्ड ऑन हिज अंडरस्टैंडिंग, हिज रिसर्च एंड हिज व्हाटएवर assumptions एंड एक्सेट्रा. उसके बेसिस पे वो एक बंदे ने डेवलप किया और उसके लिए इट हैज बीन सक्सेसफुल. वो बंदा उस चीज में उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, उसकी डिसीजन मेकिंग उस बेसिस पे हुई एंड ही वाज सक्सेसफुल. पर ट्रेडिशनली लोग क्या करते थे मालूम है? उसको अपना थंब रूल मान लेते थे कि यार इसने ढूंढा है ना तो सही रहेगा, इसने बोला है ना तो बरोबर ही था, इट वर्क फॉर हिम, इट विल वर्क फॉर मी. एंड इवन टुडे इन लॉट्स ऑफ फील्ड्स थंब रूल ही फॉलो होता है. मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया था? जब वो इंटीरियर वाले होते, आर्किटेक्ट्स होते, उन लोग क्या करते हैं, क्या समझते हैं, कुछ नहीं समझा तो कॉर्नर्स को 90 डिग्री पकड़ लेते. इट इज अ थंब रूल. बट आई विल बी टेलिंग यू, इज इट ऑलवेज नेसेसरी दैट द कॉर्नर्स वुड बी 90 डिग्रीज? यहां पे है, यहाँ पे आप जितने कॉर्नर्स देख रहे हो सब 90 डिग्रीज में, बिकॉज ऐसा होता है और होना वैसे ही चाहिए. बट नॉट ऑल टाइम्स योर कॉर्नर्स आर गोइंग टू बी 90 डिग्रीज. ये रूम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो 90 डिग्री नहीं है, तुम चेक भी मत करो, देख रहे हो सब लोग. एवरीथिंग इज एट 90 डिग्रीज. व्हेन डज इट नॉट बी एट 90 डिग्री? जहां पे कोई सर्विकल या ऐसा थोड़ा स्ट्रक्चर बनाता है, बरोबर है? स्पेशली आप ये देखोगे ना, मंदिरों में देखोगे, तो मंदिर में बहुत साइंस भी लगता है. ठीक है, जैसे लास्ट ईयर 22 जैन क्या हुआ, बरोबर है, उसका इनॉग्रेशन. व्हाई स्पेसिफिकली ऑन 22 जनवरी 2024? बिकॉज ऑल जो अलाइनमेंट हो रहा था, ये सब जो हो रहा था, वह सब इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन सर्टन साइंस. सेम जो नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बना है ना, उसका भी जो स्ट्रक्चर वगैरह बना है, उसके अंदर भी जो चीजें उन लोगों ने की है ना, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी. ठीक है, तो तुम देखोगे ना, तो वहां वगैरह सब जगह पे ना तुम देखना कि एवरी स्पेस एंड एवरी कॉर्नर इज नॉट 90 डिग्री. उसमें उन लोग ने बहुत साइंस का यूज किया है कि वो प्रिसाइसली जब सनराइज होता है ये टाइम पे होता है, तो देखा है ना, नॉट बेस्ड ऑन थंब रूल ना. समझ रहे हैं? सेम ये बंदा भी वही बोल रहा है, यूज साइंस, खुद के मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, खुद की स्टडी करो, खुद का दिमाग लगाओ, खुद के रिसोर्स का यूज करो, खुद के सिचुएशंस के एनालिसिस करो. डू नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन थंब रूल. समझ रहा है? थंब रूल क्या है मालूम है? थंब रूल इज अ इजी सॉल्यूशन. दिस टेक्स टाइम, दिस टेक्स एफर्ट्स, दिस इज अ इजी सॉल्यूशन. अगर तुमको तुम्हारा मैनेजमेंट बहुत थरो रखना है ना, तो आपको खुद के मेथड्स डेवलप करने पड़ेंगे. एंड ऐसा भी हो सकता है गाइस कि जो मेथड तुम डेवलप कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक assumptions एंड व्हाटएवर इट इज, मे नॉट बी एज गुड एज द थंब रूल, बट इट इज एटलीस्ट योर basis of understanding and your basis of observation and everything. फिर तुम कंपेयर करोगे एंड इफ यू फील दैट व्हाटएवर योर ऑब्जर्वेशंस एंड योर डेवलपमेंट्स वेर नॉट एज गुड एज द थंब रूल, तुम इधर जाओ, बट एटलीस्ट तुमने ट्राई तो किया. शायद ऐसा हो जाए कि मे बी द थंब रूल डजंट वर्क, बट योर ओन मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड योर डेवलपमेंट्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर ओन थिंग्स एंड इन योर ओन इश्यूज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. आया ना? जिसमें ना ऐसे ही होता था पहले ना, इसमें बहुत सारे लोग है ना ट्रायल एंड एरर मेथड पे जाते थे. वन ऑफ द इजियर सॉल्यूशंस ऑफ थंब रूल इज गो ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड्स. बोलता है नहीं, ट्रायल एंड एरर मेथड तो होना ही नहीं चाहिए. यू शुड नॉट हैव दिस ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल एंड एरर मेथड करना है मतलब पहले तुमने ये ट्राई किया, फिर खुद ने डेवलप किया, ये ट्राई किया, खुद ने डेवलप किया. नहीं, जब खुद तुम डेवलप कर रहे हो ना और खुद उसको अप्लाई कर रहे हो ना, दैट इज गोइंग टू गिव यू मोर प्रिसाइज रिजल्ट्स. पहले लोग करते थे बिकॉज इट्स एन इजी सॉल्यूशन ना. राइट? सी एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंड करते हैं. अब ये क्या बोलते हैं कि यू हैव टू रिप्लेस द आर्बिट्री डिसीजन मेकिंग विद साइंटिफिक एनालिसिस टू इंप्रूव योर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. सीधा बात है ना. खुद के डिसीजन मेकिंग रखो, खुद के असम्पशंस रखो, खुद के रिसोर्सेज का अंडरस्टैंडिंग करो, उसके बाद ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करके तुम अपने डिसीजंस लो. नाउ दिस डिसीजंस व्हाट यू हैव कम अप is based on the best availability of every form of resource that you have.
और वो डिसीजंस तुमने खुद के पूरे की पूरी स्टडी पे की है ना, हाँ या ना? यू नो, आई डोंट नो, अपने फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको तुमने बोलते हुए ऐसा सुना रहेगा, आई डोंट नो हाउ मच डू दे पुट दैट इन प्रैक्टिस, बट यार लाइक, अरे मेरे को ना ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं होता जब तक मैं खुद चेक नहीं करता हूँ, जब तक खुद मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड माई सेल्फ पर्सनली। सुना है, देखा है, कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है, राइट? एंड अगर वो रियली अपने उस चीजों को, अपने जो उनके जो वर्ड्स है उसको इफ दे आर पुटिंग इट एट प्रैक्टिस, यू विल अंडरस्टैंड कि उन लोग का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन मेकिंग है ना ड्रास्टिकली कम हो जाता है, बिकॉज एटलीस्ट दे आर मेकिंग थिंग्स श्योर ना, rather than listening to someone or hearing someone कि नहीं मैं तो देखा था, मैं तो गया था, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था. That's your personal choice यार, that's your own personal understanding and whatever your satisfactions are. मेरी expectations कुछ और है. So until and unless I myself am not sure about things, मैं नहीं करूंगा ना. This also somewhere है ना, हम लोग ने अपने इसमें प्रैक्टिस किया, whenever we are taking trips and all ना, तो जितने भी लोग जिनके साथ भी हम ट्रैवल करते हैं, जितने भी स्टेज पे हम लोग लेके जाते हैं ना, we ourselves first have stayed there in all types of conditions, and वो हर टाइप के कंडीशंस में उन लोग कितने प्रिपेयर्ड है उसके बेसिस पे हम लोग क्या है ना, वी कैन बी अश्योर्ड. समझ रहे हैं? तो इसका क्या मतलब हुआ, यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन थंब रूल ना. गूगल में रिव्यू आया 4 स्टार, अरे 4 स्टार गूगल ने दिया है. व्हाट इफ आई एम नॉट पर्सनली सेटिस्फाइड, मैं खुद का तो रखूंगा ना, यस और नो? अगर अपने डिसीजन मेकिंग में अपन इतना प्रिसाइज होना चाहते हैं तो मैनेजमेंट में भी तो होना ही चाहिए ना, राइट? नाउ ब्रेकिंग टास्क्स इनटू पार्ट्स, इसके लिए भी क्या करना है, छोटी छोटी चीजों को आई मीन काम करो, छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड करो, बरोबर है? स्टार्ट टू अचीव ईच एंड एवरी स्मॉल टास्क, छोटे छोटे टास्क को अचीव करते जाओ, बरोबर है? एंड स्टडी ईच प्लस स्टैंडर्डाइजिंग मेथड्स. कैसे है मालूम है, एक एक चीज को तुम डिवाइड करो, उसकी एक एक की स्टडी करो, और जब भी तुम उसकी स्टडी कर रहे हो एंड जैसे तुम उसको डिवाइड कर रहे हो ना, इट इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन दैट स्टैंडर्डाइजेशन वाला, कि हर एक चीज में मैं स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करूंगा. व्हाट आई विल डू इज आई विल मेंटेन स्टैंडर्डाइजेशन एंड इन ईच ऑफ माय एक्टिविटीज, इन ईच सेट ऑफ माय एक्टिविटीज, बरोबर है? प्लस दे कैन मिनिमाइज देयर वेस्टेज अकॉर्डिंगली. जब मैं छोटे छोटे काम को आई मीन बड़े बड़े काम को छोटे छोटे चीजों में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, उसमें जब ऑब्जर्वेशन वगैरह डाल रहा हूं, उसमें जो जितने भी मैं टूल्स इक्विपमेंट्स का यूज कर रहा हूं वो सब मैं एकदम स्टैंडर्डाइज रखूंगा. आई विल नॉट चेंज इट. सब जगह पे एकदम स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन होगा, जिससे क्या होगा ना, मेरा वेस्टेज वगैरह कम हो जाएगा. आई डोंट नो, बचपन में ऐसा था जब बोलते थे, घर वाले सिखाते ना कि तू एक साथ सब कुछ मत कर, छोटी छोटी चीजें अचीव कर, छोटे छोटे काम पूरे कर, तब जाके तेरा ओवरऑल काम पूरा होगा. क्योंकि मालूम है, जैसे अपन ने उसमें भी देखा था ना, डिवीजन ऑफ वर्क में, क्यों डिवीजन ऑफ वर्क में हम लोग काम छोटे छोटे काम में डिवाइड कर रहे थे? क्योंकि बेस्ड ऑन द पोटेंशियल एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग अचीव्ड अप्रोप्रिएटली, काम को छोटे छोटे चीजों में डिवाइड किया था समवेयर, आया ना? और उसके बेसिस पे अपन ने द पर्सन हु इज एबल टू मैच दैट वर्क वाज गिवन दैट टास्क, आया ना? जैसे अपन ने पापा का एग्जांपल लिया ना, पापा ने क्या बोला, मैं बाहर के काम मैं पूरे कर लूंगा बिकॉज आई हैव व्हीकल, आई हैव द वेज एंड मीन्स एंड आई एम मोर कंफर्टेबल इन दैट. वो काम उन्होंने कर लिया ना. व्हाट डिड यू डू, यू डिवाइडेड द वर्क इन प्रॉपर टास्क्स, और उसपे भी तुमने स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन किया कि आज नहीं कल से ऐसा ही होगा. जब तुम सेम चीज वो स्टैंडर्डाइज मेथड से करते हो ना, तो तुम्हारा जिस बोलते हैं ना, वॉट एवर योर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और रिजल्ट्स वेयर बिकम मच बेटर, रैदर देन वही हुआ ना कि अगर अपन हाँ थी तू फ्री है, तू ये काम कर, तू फ्री है. दिस इज नॉट प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क. समझ रहा है? यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स व्हाट, यू आर ट्राइंग टू मैच द पर्सन विद द जॉब. सेम वेज यहाँ पे अगर कोई भी काम है तो उसको तुम स्टैंडर्डाइजेशन से मेंटेन करो ना, मैच इट, उसके बाद तुम डिवाइड करो, बरोबर है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिससे ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज होगी एंड वेस्टेज कम होंगे, तो दे आर हाईलाइटिंग द वैल्यू ऑफ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एंड अचीविंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी. अब ये ना टेक्स्ट बुक वर्ड्स नहीं है, ये मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बाद में अपन टेक्सुअल वर्ड्स भी पूरे फर्स्ट पॉइंट का समझेंगे, तो अगर दिमाग में रहेगा तो मोटिवेशन रहेगा पढ़ने का, ठीक है? नाउ व्हाट इट सेज कि अभी के लोग क्या करते हैं, सो दे दिस प्रिंसिपल आर हाईलाइटिंग द वैल्यू ऑफ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग. हर एक चीज का ना डेटा निकालो. वही हुआ ना, किसी ने बोला, बिलीव करके तुम चल रहे हो, इज इट अश्योर्ड कि ऐसा ही होता है? नहीं ना. People do what? They depend on primary data rather than secondary data. Secondary data is a data which has been derived by someone else. What I feel, या what FW Taylor says, तुम्हारा जितना भी डिसीजन मेकिंग जिस डेटा पे बेस्ड है या जिस डेटा से ड्रिवन है ना, वो डेटा का भी पूरा का पूरा कलेक्शन तुमको करना चाहिए. अब जैसे फॉर एग्जांपल,
पहले इसमें कैसा होता था मालूम है, देयर वाज वन पर्सन हु यूज्ड टू टेक इंटरव्यू ऑफ पीपल, ठीक है, इंटरव्यू लेके उसको लगता था हाँ ठीक है ये बंदा इस काम के लिए सूटेबल है, बंदी इस काम के लिए सूटेबल है, रख दो. अगेन व्हाट ही सेड, you should not depend on one person's assumption, one person's observation, क्योंकि एक पर्सन का डिसीजन, एक पर्सन का ऑब्जर्वेशन इज नॉट एग्जैक्टली हाउ इट सीम्स टू बी. वो तो उसका विजन है ना, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो उस सिचुएशन को उस हिसाब से अंडरस्टैंड कर रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू, इफ देयर आर फ्यू पीपल लाइक यू आर गोइंग टू कम फॉर द इंटरव्यू, so this person should not be appointed or rejected on the basis of one person's decision. This person rather should be made to be like there should be a group of people who should be sitting there, he should be taken the interview accordingly. एक example है, maybe मैं एक, see I am coming from one particular background, और मेरे background और मेरे mindset में या मेरे हिसाब से ये बंदा उस काम के लिए suitable है तो मैं इसको रख दूंगा. मेरे बेसिस पे बंदा उस काम के लिए सूटेबल नहीं है, वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है तो मैं इसको नहीं रखूंगा. बट दैट मे नॉट बी द एक्चुअल सिनेरियो ना. मेरे हिसाब से बंदा फिट है, मेरे हिसाब से बंदा फिट नहीं है ना, शुड नॉट बी द डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मेक हिम सिट इन फ्रंट ऑफ अ पैनल, पैनल वाले अपने अपने हिसाब से इसका इंटरव्यू वगैरह लेंगे, उसके बेसिस के उसके अंडरस्टैंडिंग के बाद तुम उसको अपॉइंट करो ना. एग्जाम्पल है ना इसका भी. आप लोग ने मूवी देखा है 12th फेल, लेजेंडरी मूवी, एंड वो एक्चुअल में ऐसा ही होता है मालूम है ना. सिविल सर्विस की एग्जाम जब होती है उसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है, इंटरव्यू. इंटरव्यू में इंसान की फट जाती है. इंटरव्यू में एक ही इंसान होता है, एक हेड इंटरव्यूअर होता है, लेकिन उसके साथ भी और 4-5 लोग होते ही है ना. ऑल ऑफ देम हैव टू टेक द इंटरव्यू. एक दो जन इंटरव्यू में क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, उन लोग खाली ऑब्जर्व करते हैं तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे आंसर्स का क्वालिटी. ऐसे भी लोग होते हैं. सब कॉन्फिडेंस, तुम्हारा अपीयरेंस, तुम्हारा हेयर स्टाइल, तुम्हारा क्लोथिंग सेंस, सब अज्यूम होता है, सब जज होता है कि नहीं. यू नो वेस्टर्न कंट्रीज में कैसा होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में कोर्ट ट्रायल्स कैसे होते हैं, एक जज होता है, लेकिन जज के साथ एक पैनल होता है 10 जन का, तो जूरी बोला जाता है. और वो जज का अपना खुद का डिसीजन नहीं होता है. जज तो खाली कोर्ट को संभालता है, जूरी का डिसीजन होता है. क्यों? दिमाग लगाओ, डिसीजन ऑफ वन पर्सन. जज गलत हो सकता है ना यार, 10 जन गलत नहीं होंगे, समझा. हाँ, अभी आई गेस सम कंट्रीज में ऐसा हुआ है कि द जज हैज द पावर, सुप्रीम पावर टू ओवर रूल द डिसीजन ऑफ द जूरी. सम कंट्रीज आई थिंक स्टार्टेड टू फॉलो दैट. बाकी डिसीजन जूरी का ही होता है. उन लोग तो ये भी करते हैं ना कि तुम एक जज को खरीद सकते हो. वन जज कैन एक्ट करप्ट 10 के 10 जन को. वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा होता है, अपने इधर नहीं है ऐसा. अपने इधर भी ऐसे ही होना चाहिए. वन पर्सन डिसीजन, समझा ऑल ऑफ यू. उन लोग क्या बोलते हैं मालूम है, छोटे से छोटा काम भी हो ना, छोटे से छोटा काम, इन लोग तो एग्जांपल दिया है क्या, वो आयरन शीट्स को मेटल बॉक्स में अगर डालना है ना, वो छोटे से छोटा काम को भी तुम साइंटिफिकली डेवलप करो. अभी आप बोलोगे सर इतना बेकार काम भी के लिए भी अब इसमें साइंस का कैसे यूज करना है, साइंटिफिक तुम्हारा डिसीजन मेकिंग वगैरह कैसे होगा इसमें. मैं समझाता हूं. कितनी कंपनीज में, ठीक है, कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और कंपनीज में तुमको पता है इफ दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, उसकी पैकेजिंग, उसका साइज वगैरह किसके ऊपर डिपेंड करता है पता है, अवेलेबिलिटी ऑफ पैकेजिंग स्टाइल. चलो पैकेजिंग स्टाइल में भी तुम्हारे पास वेरिएशंस अवेलेबल है. सेकंड किसके ऊपर होता है मालूम है, जब तुम उसको ट्रांसपोर्ट करते हो तो ट्रांसपोर्ट में तुम कितना वो स्पेस मैक्सिमाइज कर सकते हो ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है. पता है ऐसे होता था. चलो मेरे पास एक ट्रक है लॉजिस्टिक्स के लिए, मैंने ट्रक में डाल दिया, लेकिन ट्रक में ना लास्ट का जो थोड़ा बहुत स्पेस था ना वेस्ट जा रहा था, बिकॉज आई कुड नॉट पुट और पुश न्यू सेट ऑफ गुड्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस. तो अब मैंने क्या किया, मेरा स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए प्रोडक्शन भी वैसा किया. आई डोंट नो तुमने ये सब सुना है, पढ़ा है कि नहीं. एविएशन फील्ड में बहुत होता है मालूम है ये, एविएशन फील्ड. अब जैसे इंडिया में एक ही कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है, कौन सी है पता है, एविएशन में जितनी भी कंपनीज है इंडिया में उसमें से एक ही कंपनी प्रॉफिटेबल है, इंडिगो. बाकी सब लॉस में, इंक्लूडिंग एयर इंडिया. ठीक है, और 2-3 तो बंद हो गई, 22 को मिर्ची लग गई, फिर
ओ बंद नहीं हुआ है मैडम, कंपनी एक बनी है, बंद नहीं हुआ है, प्लीज मत करो। जेट एयरवेज में बहुत ज्यादा ही जेट हो गया उनका, और अभी बस एक चालू है जाने में। कौन? कासा इज वेरी वेरी गुड। गो। हाँ वही, मतलब बस समझ जाओ, एक आध उड़ते हैं उनके 10-12 में से। अब मैं बताऊं ये कंपनीज को प्रॉफिटेबल नहीं बनने में प्रॉब्लम क्या है, और इंडिगो प्रॉफिटेबल क्यों है। मैं छोटी छोटी चीज, आई डोंट नो, यू शुड नो अबाउट दिस, बट नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कैसे वो अपने पैसे बचाता है। बाकी सब देखोगे ना, जैसे किंगफिशर था या ये सब कंपनी थी ना, ऑब्वियसली प्लेन्स को आप कलर भी करते हो। इंडिगो इज द ओनली फ्लाइट जिसने ना व्हाइट कलर को अपना बेस बना के रखा है, बिकॉज वेन यू अंडरस्टैंड द वॉल्यूम, व्हाइट हैज द लीस्ट डेंसिटी, अदर कलर्स का डेंसिटी ज्यादा होता है। सो एनुअली जितने भी फ्लाइट्स इन लोग चलाते हैं उसमें उनका सम 1000 करोड़ का पैसा बचता है फ्यूल पे, बिकॉज उसकी डेंसिटी कम है ना, तो वेट जो लगता है फ्लाइट में वो वेट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, तो फ्यूल का कंजम्पशन भी कम हो जाता है। सोचा है कभी किसी ने? सम 1000 करोड़ का फायदा होता है उनका, एटलीस्ट लॉस कम हो रहा है। इंडिगो इज वन ऑफ दैट फ्लाइट्स जो है ना कभी तुमको गर्म खाना सर्व नहीं करता, देने के लिए वो सैंडविचेस देता है या वो ड्राई फ्रूट्स देता है। क्यों? गर्म खाना देने के लिए आपको क्या लगेगा अंदर? माइक्रोवेव या ग्रिल लगेगा। बाकी जितने भी है ना, एयर इंडिया वाले या विस्तारा है या दूसरे वाले, सब में ना गर्म खाना मिलता है, और इन लोग ने, और सबके फ्लाइट में एटलीस्ट 2 माइक्रोवेव या ग्रिल है। इनकेस में है नहीं, उसका वजन से भी उन लोग का सम 1000 करोड़ का फायदा हो रहा है कलेक्टिवली राउंड द ईयर फॉर ऑल द फ्लाइट्स विच आर रनिंग। उन लोग है ना, ये अंदर की बात है, बाहर नहीं है ये। उन लोग के पास है ना डेटा रिकॉर्ड्स होता है फ्रीक्वेंट फ्लायर्स का। एक बार फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया, ठीक है, सेकंड टाइम तो तुम करोगे, बरोबर है। तो इन लोग का ये होता है ना फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिस्ट में, द इश्यू ऑफ टिकट्स इन दोज बिजी लाइन्स इज टू बी दो गिवन टू दोज पीपल हु आर लेस हेवी इन देयर वेट एंड बॉडी अपीयरेंस। ये अंदर का बात है, नहीं देते, और दे मेक इट एक्सपेंसिव फॉर देम। वेरिएशन प्राइसिंग है ना। इन लोग ये भी चेक करते हैं, अगर कोई फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है तो कोई बिजनेस वगैरह पर्पस के लिए जाता है तो उन लोग ज्यादा लगेज लेके नहीं जाते, द इश्यू इज अकॉर्डिंगली। मैनेजमेंट, कॉस्ट कटिंग, प्रॉफिट, छोटी से छोटी चीज का भी उन लोग ने स्केलिंग किया ना। भाई वो पेंट वाला मैंने सुना ना, मेरा दिमाग खराब हो गया, सम 1000 करोड़, और ये एक्चुअल में फर्स्ट में स्टार्ट किया था वर्जिन एटलांटिस ने यूएस में। उसने फर्स्ट ये किया था कि तुम जितना व्हाइट कलर का यूज करोगे ना उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, बाकी सब रेड, ब्लैक, वाइट, ब्लू, ये सब कलर्स यूज करते हैं, ऑटोमेटिकली डेंसिटी बढ़ते जाता है। ब्लैक तो सबसे ज्यादा डेंसिटी में रहता है। समझा? छोटे से छोटा काम बोला ना, स्मॉल थिंग्स। डीमार्ट का भी एग्जांपल दिया था ना, कितना उन लोग ने खुद का सेल्फ एनालिसिस किया चीजों का, देखा कि नहीं देखा? छोटे से छोटी एक्टिविटी में भी उन लोग ने एनालिसिस किया कि नहीं किया? कहीं पे भी उनका थंब रूल नहीं है, खुद का सेल्फ अजम्पशन है, सेल्फ एनालिसिस है। गेट इट? समझा? वो ट्रांसपोर्टेशन वाला समझा, छोटे से छोटा बॉक्स में भी डालना। ये देखो, आई टेल यू, इसमें क्लास एग्जांपल बैठता है। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग फोन्स, एटलीस्ट लेट मी अज्यूम 4-5 ईयर्स, एवरेज में बोल रहा हूं। 4-5 साल क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज कोविड के टाइम में तो तुमको मिल ही गया था फोन, अगर तुम नहीं यूज कर रहे थे तो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अनबॉक्स्ड योर ओन फोन्स? अरे बहुत सारे जन को ऐसा होता है ना कि घर वाले देते, चलिए यूज कर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अनबॉक्स 2 फोन्स अब तक अपने लाइफ में? 3 फोन्स? क्या दुकान में काम करता है बे? मैं एक बोला हाथ ऊपर है, 2 बोला हाथ ऊपर है, 3 बोला हाथ ऊपर है। क्या बचपन में हाथ में फोन लेके पैदा हुआ था बे? अच्छा, 3 फोन अनबॉक्स किया है। ओके, सो इफ यू रिमेंबर, जो तेरा फर्स्ट फोन का तूने अनबॉक्सिंग किया था और रिसेंट में जब तूने किया था, फोन का साइज शायद थोड़ा बड़ा हुआ रहेगा, बॉक्स का साइज छोटा हो गया, कम हो गया?
नहीं नहीं वो छोड़, वो तो ठीक है, मैं पैकेजिंग का बात कर रहा हूं। देखा है, बॉक्स पहले थोड़े बड़े भी होते थे, अच्छा खासा साइज भी होता था, ये होता, अब तो कट टू कट, मतलब दैट इज ओके, दैट इज अलग, मैं पैकेजिंग की बात कर रहा हूं। अभी फोन का बॉक्स कैसा है मालूम है? सुनो, तुम फोन ओपन करते हो ना, कट टू कट जितना फोन का साइज है ना, उससे 0.1 मिलीमीटर ज्यादा का बॉक्स का ये रहेगा। मैंने मेरा पहला फोन लिया था ना बैक इन 2003, भाई फोन इतना था, बॉक्स मस्त था, अंदर इतना मैनुअल वैनुअल ऐसा वो खाचा वाचा रखा था, ये सब स्पेस वेस अच्छा खासा स्पेस था। और अभी क्या हुआ है, क्यों, इससे ज्यादा का जरूरत क्यों है? बरोबर है कि नहीं? अभी इसमें मालूम है एक जन के ऊपर मेरे को सीवियर कंप्लेंट्स है एज फार एज गोइंग विद सच थिंग्स एंड वेस्टेजेस में बढ़ने का, वो अमेजोन वाला। तो इतना छोटा आइटम मंगाओ, उसके ऊपर एक बॉक्स होता है, उसके ऊपर पूरा एक रैप वैप करता है, फिर एक इतने बड़े पाउच में डाल के देता है, वेस्ट है ना? देखा है, अमेजोन वाला सबसे ज्यादा खर्चा करता है फालतू में, एक्चुअली खर्चा नहीं है, वेस्ट है। मीन्स ना 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 ना, यू डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। इफ यू ऑर्डर एनीथिंग इन अमेजोन, तो पुराना नए का लेवा देवा ही नहीं है ना, ना ना ना, बॉक्स तो आता ही है जो है वो। अब फोन मंगाया, ठीक है, फोन मेरा प्रॉपर सील्ड है, चल तू उसको एक अमेजोन के एक पैक में डाल के बेच, एक पैक होता है, उसके ऊपर उन लोग पूरा सेलो टेप वगैरह डाल के कुछ ये करते हैं, देन इट इज अगेन पुट इन एक बैग जिसके अंदर अंदर से बबल शीट होता है, प्लस इट इज ब्लैक इन कलर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल डैमेज, वो भी होता है। अब तुम अंडरस्टैंड करो ना, इफ देर आर सम प्रोडक्ट्स विच डज नॉट रिक्वायर सच, दे आर नॉट फ्रेजाइल, ये करके मतलब क्या है, प्रोडक्ट बहुत छोटा है लेकिन द कभी कभी पता है तुमको नहीं मालूम रहेगा ना कि किसी ने तुम्हारे घर में से कुछ मंगाया है, और इतनी बड़ी पैकेजिंग देखो ना, साला हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाता है, ये क्या मंगा लिया भाई, और खोल के देखो तो अंदर कुछ नहीं था, तो शैम्पू था। समझा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ऑल ऑफ यू? श्योर? अभी एवरीवन शुड फोकस ऑन द टेक्सुअल टर्म्स। अभी अगर समझ गया ना तो कल उठ के ये पढ़ने का मोटिवेशन रहेगा, अदरवाइज यू विल नॉट हैव मोटिवेशन टू स्टडी दिस। ठीक है, एक एक लाइन, हाथ में पेंसिल रखो प्लीज। रेडी? चलो, व्हाट दे से बॉयज, in order to increase the organizational efficiency, the rule of thumb method should be substituted with the methods developed through scientific analysis of work। हाँ या ना? रूल ऑफ थंब को क्या करना है अपने को? अवॉइड, निकाल दो, रिप्लेस इट विथ व्हाट? योर ओन साइंटिफिकली डेवलप्ड मेथड ऑफ कंप्लीटिंग दैट टास्क। हाँ या ना? इसका इतना समझा, आगे बढ़ते हैं। नाउ रूल ऑफ थंब डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट्स ऑफ सम मैनेजर, वो तुम्हारा जजमेंट है, मेरा नहीं है। इट इज एन ऑब्जर्वेशन और अ जजमेंट ऑफ समवन एल्स, इज इट योर्स? ओके, आगे देखो। टेलर इंसिस्टेड अपॉन व्हाट? अ साइंटिफिक मेथड फॉर ईच ऑफ द स्मॉलर वर्क ऑल्सो। बड़े काम नहीं, छोटे से छोटे काम के लिए भी तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? साइंटिफिकली डेवलप्ड मेथड, तुम्हारा खुद का। ओके, दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद द सिलेक्टिंग ऑफ द बेस्ट वे टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, why and how, by scientific analysis of that job and not by। सेम चीज इधर भी मैंने शॉर्ट में लिखा, छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा हो, तुम खुद अपने मेथड्स डेवलप करो। पता है कभी कभी वाइस वर्सा जाते हैं, ऐसा पता चला कि अगर मैं थंब रूल फॉलो करता ना तो इसमें मेरे को बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, एंड आई वुड हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज। आई डेवलप्ड अ मेथड व्हिच वाज वेरी क्विक, एफिशिएंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है ना? ठीक है ना? तुमको बताया बचपन से तुमने मैथ्स किया हुआ है, यस और नो? अब ऐसा होगा ना, इफ यू एनालाइज योरसेल्फ, देयर आर सम थिंग्स which you have developed your own ways of calculating and coming to solutions and answers। थंब रूल नहीं है, बचपन में हम लोग को क्या पढ़ाया? काउंटिंग ऑन फिंगर, 1 2 3, एक बाइंड में डाल दिया था 10 फिंगर्स है, फिर उसमें तुम कैलकुलेट करते रहो। हमारे बाप ने कंफ्यूज कर दिया, बेटा 10 फिंगर्स है ना, हाँ, मैथ्स आता है ना, हाँ, बोटा चल काम कर, 10 9 8 7 6 +5
हो गया कंफ्यूज बचपन में। टीचर को बोला टीचर आई हैव 11 फिंगर्स, टीचर ने कान के नीचे बजाया। व्हाट यू डिड, व्हाट यू अंडरस्टूड, तुमने खुद ने अपना मेथड कुछ कहीं ना कहीं तो डेवलप किया रहेगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, इफ समवन, अभी तुम बीके कर रहे हो, तुमको डेप्रिसिएशन आता है 10%, स्मार्ट लोग क्या करते हैं, जीरो कट कर देते हैं, बरोबर है? देखो, दैट इज द मोस्ट इजिएस्ट वे टू कम आउट विद अ सॉल्यूशन टू रिड्यूस 10%, बरोबर है? पर उसी में से अगर तुमको माइनस करने बोलो तो ना नहीं याद आती है। 10% निकालना और 10% माइनस करने में ना नहीं याद आती है। पर इफ समवन इज वेरी फास्ट विथ हिज कैलकुलेशंस, तो एक चीज समझ लो, तुमने खुद ने अपने मेथड्स डेवलप किए एंड मे बी आर नॉट इवन गोइंग विद द थंब रूल। आया ना? तुम थंब रूल को फॉलो नहीं भी कर रहे हो, बट तुमने खुद ने डेवलप किया एंड आई विल टेल यू दैट वर्क्स बेटर। आया ना? यू नो, इफ समवन वुड हैव आस्क्ड यू टू जस्टिफाई, ये तेरे को कैसे आया, वो आ गया मेरे को, और तुम कितनी भी कोशिश कर लो उसको समझाने को नहीं समझ पाएगा, इट इज योर कंफर्ट एंड इट इज वर्किंग फॉर यू, है कि नहीं? अब तुम सोचो, मैं जो बोल रहा हूं उसके बारे में सोचो, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? कोई तुमको बोलेगा इसको समझाओ, तुम नहीं समझा पाओगे, तुम समझ गए हो। परफेक्ट, परफेक्ट, बस ये भी वही बोल रहा है। नाउ द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड एंड द स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर। अभी एक चीज है, मैनेजर्स की बात करेंगे। देखो, मैं बोलता हूं इतना काम है और इतना टाइम है और ये रिसोर्स है, इसने आई मीन इतने में से ही है ना, तुम लोग को क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क। देखो, ये स्टैंडर्ड आउटपुट है, ये स्टैंडर्ड टाइम है एंड ये स्टैंडर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब इतना होना चाहिए। इससे कम होगा यू विल बी अप्रिशिएटेड, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? पेपर 3 घंटे का है, बरोबर है? इतने मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं, तुम देख लो। तुम स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम रिक्वायर्ड एंड द रिसोर्स, ये इतना होता है और इतना होना चाहिए, ये मैनेजर तुम कम्युनिकेट कर दो। और मैनेजर खाली कम्युनिकेट नहीं करता, ट्रेन भी वैसे ही करता है। उसके बाद द लेवरेज शुड बी ऑन द सबऑर्डिनेट्स टू कंप्लीट दैट टास्क इन दैट गिवन टाइम विद द गिवन रिसोर्सेज एंड द स्टैंडर्ड आउटपुट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम। यहां पे मैनेजर को लाल नहीं करना है, मैंने बोला ना ऐसे ही होता है, इतना यूज करने का, इतना ही टाइम लेने का। दिस इज रॉन्ग, दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। आज ऐसा कोई नहीं करता, खाली आपको स्टैंडर्ड दे दिया जाता है एंड यू आर गिवन द फ्रीडम टू कंप्लीट। समझा? इसके लिए तुम देख रहे हो ओवर द इयर्स अपन रिकॉर्ड्स की बात करते हैं ना, व्हाई रिकॉर्ड्स आर बीइंग ब्रोकन, व्हाई द टाइम एफर्ट्स whatever are being taken are getting reduced because of the efficiencies which are getting better। तो अगर जो स्टैंडर्ड वाला पहले वाला ही तुमने थंब रूल बना लिया होता तो आज काम आता, आज वो रिकॉर्ड्स टूटते, आज एफिशिएंसीज बेटर होती उस हिसाब से, नहीं होती ना। समझ रहे हो? those things would not have been possible if you would have followed that standard methods। तो ही रिप्लेस करना है, दैट्स व्हाट मैनेजर्स से। अब समझ में आ रहा है पॉइंट? ऑल ऑफ यू, लास्ट लाइन नाउ। According to Taylor, even the smaller production activity like loading the iron sheets into metal box or box cars can be also done scientifically। उसके लिए भी छोटे से छोटे काम के लिए भी डेवलप करो ना। यस और नो? आज मैं तो वही सोच रहा हूं, कौन से इंसान के दिमाग में आ रहेगा कि अपन वो पेट्रोल का डेंसिटी को आई मीन उसमें भी पेट्रोल ही होता है, आई मीन पेंट्स में, उसका डेंसिटी कम करो बाय यूजिंग कलर्स लाइक व्हाइट एंड ऑल। आया रहेगा ना किसी के भी दिमाग में, ये क्या रहेगा ना, उसने भी बोलता है ग्रिल का इतना वजन होता है, माइक्रोवेव का इतना वजन होता है, अच्छा उसको भी चलाना है तो दैट इज गोइंग टू रिक्वायर यूसेज ऑफ फ्यूल, मालूम है ना? अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो सब फ्यूल पे चलता है, बरोबर? कम कर दो, ऑफर ही मत करो ना, लोगों को आदत ही नहीं आएगी, एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे। इंडिगो में जा रहा है ना भाई, मैं तो सच्ची बोलता हूँ, मेरे को तो इंडिगो वाला वर्स्ट एक्सपीरियंस है, बट जस्ट बिकॉज समवेयर इट इज पॉकेट फ्रेंडली, फॉर सम रूट्स यू टेक दैट, बरोबर है? बाकी तो उसमें जब नंबर ऑफ ट्रैवलर्स तुम देखते हो ना, इतना ही है कि उड़ता हुआ बस है वो, कोई क्वालिटी कोई स्टैंडर्ड नहीं। बीच में एक बंदे ने डाला था ट्वीट और ये डाला था उसका, बिलीव करो दे आर फ्लाइंग, बंदे को सीट अलॉट हो गया,
स्टेडियम में जो प्लास्टिक होता है ना, मालूम है, खाली सीट, नो कुशनिंग, वैसा वाला सीट अलॉट हुआ है, उसका फ्लाइट चल रहा है। तुम मेरे को बताओ, एक तो होता है ना, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है कि योर फ्लाइट इज नाउ रेडी फॉर ट्रैवल, फिर तुम लोगों को भरते हो उसमें, हाँ या ना। इन लोग ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया ही कैसे कि तुम्हारी एक पूरी सीट है, दोनों बाजू वाली सीट जो है उसमें प्रॉपर कुशनिंग है, जो प्लास्टिक सीट दे दी है। बंदे ने बोला मैं इसमें कैसे ट्रैवल करूं, है कि नहीं? उड़ता हुआ बस है होगा इस काम कर, इंडिगो पकड़ के बाद में पहुंच, के बाद नेक्स्ट ट्रेन कब है, और तेरे को कहाँ मतलब शादी वहीं पे है? खाने जा रही है, हमको भी पता है, एलोबरेटेड मेन्यू रहता है मारवाड़ियों की शादी में, हमको भी मालूम है। ठीक है, जा बेटा, हमारे तरफ से भी खा के आना। तो मारवाड़ी की शादी में खाना अच्छा ही होता है यार। ओके, समझा गाइस? फर्स्ट पॉइंट इजी लग रहा है? क्यों? वॉन्ट आई गिव यू 1 मिनट, जस्ट एक बार वापस पढ़ लो, चाहिए तो जस्ट गो थ्रू इट फॉर वन, समझ लो। ये पॉइंट पढ़ लिया तो आगे का मोटिवेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आवाज नहीं गाइस? वो किधर है तेरा? तेरा लास्ट लेक्चर है कंफर्म? किसके लिए रुका है? मैंने पहले दिन पे आके बोला था ना, टेक्स्ट बुक सबका लगेगा। आज लास्ट लेक्चर है, कल टेक्स्ट बुक नहीं रहेगा तो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो जाएगा तू। ओए 1/2 क्या है? किधर है बुक? चूज अ कंपनी फास्ट। ओ 1/3 किधर है बुक? कल आया था तू लेक्चर? क्यों? सॉरी, कौन से कॉलेज का था? एमसीसी वाला? तो 3 बजे के बाद था। और बाय दैट वेज तू कोई भी लेक्चर नहीं आया था कि खाली एक लेक्चर नहीं बैठा? एक भी लेक्चर नहीं आया? बुक किधर है? रिजल्ट आ गया, तू पास हो गया है, अभी क्या करना है? कभी? आज लेगा? बेटा ले ले, नहीं तो कल से मैं तेरी लूंगा। बोरो करने जो लेंडर है उसको तो रद्दी खत्म करना है, जाना तेरे को लेने के लिए, तू आलस कर रहा है, बरोबर? तो कभी जाएगा? बाजू में है कि दूर जाना है? ओहो, तो और प्रॉब्लम है, दूर होता तो चले जाता। कौन बोलेगा भाई तुम अगले साल 18 साल के होने वाले हो, एंड दैट इज द एज ऑफ मेजोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ मेच्योरिटी। पता है लास्ट ईयर मैंने बोला था, एज ऑफ मेजोरिटी का है ना, डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट होना चाहिए, बिहेवियर के बेसिस पे होना चाहिए। क्या है तेरी हरकत है ना, वो तेरे केबीसी में बता, पत्थर फेंकेंगे तेरे पे। फास्ट। ओए डन, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब ये नहीं होगा। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मनी? पर अब नहीं होगा। अब ये लहराएगा विथ नॉट, बोलते ना, माइन्यूट टेस्ट ऑफ हार्मनी वाला फीलिंग। अब सब डिस्कॉर्ड हो गया।
ओह सर सर आई विल एक्सप्लेन. थैंक यू. द पॉइंट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मीन्स, देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज बिकॉज ऑफ द discorded relations between the managers and the subordinates themselves. होता ही है. And wherever there is any form of distortion or if there is no harmony, the achievement of your goals, the application of your things all start to get what? To get disturbed. हाँ या ना? मेरे को चाहिए शांति से सब हो, अच्छे से सब हो. आज मैं ना एक जन का रील पढ़ रहा था, एक पाकिस्तानी बंदा था. वो भाई मेरे को पहला और आखिरी इंसान पढ़ा लिखा लगा. बोलता है हमारे देश और देश के लोग कितने बेवकूफ है कि ऑलवेज इट हैज हैपेंड के इंडियंस हैव कम फॉरवर्ड, दे हैव अपने से हाथ मिलाया, शांति को प्रमोट किया, फिर इन लोग ने वापस उंगली की, वापस उन लोग शांति का हाथ बढ़ाते हैं, फिर अपन कुछ करते हैं. भाई तुम देख रहे हो 6 गुना बड़ा है देश उनसे, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं, और एक्स्ट्रा ही दे दिया अभी तो अपन ने उनको, पियो जितना पी सकते हो पियो. बरोबर. इट विल, you know, he said it will not even take 1 hour for India to completely disrupt the whole country. और अपने वाले समझते ही नहीं है क्या प्रॉब्लम है, भगवान को मालूम. आई थिंक उनके अंदर है ना कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट होगा रे, मतलब घर में कुछ इनके डोमेस्टिक इश्यूज होते रहेंगे, ट्रिगर करता रहेगा, उसका गुस्सा पूरा इधर निकालते. मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है यार. ठीक है अपन भी अपने घर पे ऐसी छोटी मोटी मस्ती करते हैं, पर तुम मस्ती किसके साथ करते हो? जिसके साथ तुम कर सको. बाप को कोई उंगली नहीं करता. पापा, बाप खाली आंख दिखाएगा ना, तुमने ना नहीं करते हो यार. क्योंकि क्या है ना, जिस दिन बाप का दिमाग हटेगा ना, वो जायदाद से निकालेगा. वैसे भी तुम खैरात में ही रह रहे हो. यस और नो? भाई उनके कंट्री में ना एक शो बहुत अच्छा चलता रहेगा, खतरों के खिलाड़ी, है कि नहीं? दे हैव टेकन इट वेरी सीरियसली. दैट व्हाट क्रिएट्स ऑल द प्रॉब्लम्स. ऑर्गेनाइजेशन में सेम है. मैनेजमेंट को बताया गया है, एम्प्लॉयज को समझाया गया है, गर्ल्स थैंक यू वेरी मच, कि भाई जब तक हो, जितने तक हो ना, मेंटेन हार्मनी, मेंटेन पीस. हिस्टोरिकली दिस हैज हैपेंड कि ऑर्गेनाइजेशन में जहां कहीं पे भी डिस्कॉर्डेड रिलेशन है या डिस्कॉर्डेड तुम्हारे फंक्शनिंग है ना, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सेसफुल बना ही नहीं है. राइट? सी what is this principle emphasizing on? It is emphasizing on harmony between the employees and management to minimize conflicts. झगड़े कम होंगे ना अगर हार्मनी में हो तो. yes or no? everything is based on mutual trust and everything. actually ऐसे ही होता है. where there is harmony there will be mutual trust, respect, एक दूसरे के तरफ, एक दूसरे के काम के तरफ, and that's what an organization expects out of their subordinates including managers. yes or no? which will help you to create what an healthy environment and to make sure this environment is conducive for people to work towards the organizational success. yes or no? So achieving maximum prosperity of the employees is also crucial for the organizational success. yes or no? मतलब इसमें कैसा है ना, the more focus is on the management to make sure that they give such opportunities and create a platform for the subordinates so that they can function and work so well that it not only leads to the success of the organization but it also helps the subordinates to achieve their own personal set of standards and their personal set of goals. जब आते हैं ना, अगर मैं तुमको उतना प्लेटफॉर्म देता हूं जहाँ पे तुम वो परफॉर्म कर सको, तुम अपने स्किल्स का तुम होते ना यूटिलाइजेशन कर सको, इससे नो डाउट मेरा फायदा तो होगा, बट इट ऑल्सो गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन योर पर्सनल सेंस. यस और नो? समझा? पर वो कब होगा? जब तुम्हारे मेरे बीच में अंडरस्टैंडिंग एंड इफ आई एम मेंटेनिंग दैट क्लैरिटी विथ यू. पर अगर तुम्हारे और मेरे बीच का रिलेशन बिगड़ा हुआ है और खराब है ना, वो कभी नहीं होने वाला. यस और नो? सी लेट अस अंडरस्टैंड. वापस सेक्सुअल टर्म्स में भी समझते हैं उसको. क्या अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी. हार्मनी मतलब पीस बिटवीन होम, बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द मैनेजमेंट. यस और नो? right? Now this condition, this coordination will help in minimizing conflicts between the employees and the management. Now perfect understanding between the employees and the management will be helpful in creating a healthy working environment. yes or no? दोनों के बीच में अगर proper understanding है तो इससे फायदा क्या होगा?
हाउ विल इट बी बेनिफिशियल? आपका जो वर्किंग एनवायरमेंट है ना बहुत अच्छा रहता है, पीसफुल रहता है. यस और नो? तुम जहां पे भी हो, यू अंडरस्टैंड, अपने घर पे भी हो या बाहर हो या किधर भी हो, वेर एवर यू सी कि वहां के जो आजू बाजू में लोग हैं इंक्लूडिंग यू, इफ देर इज नो पीस, उधर रहना मुश्किल हो जाता है, उधर काम करना मुश्किल हो जाता है, परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है. यस और नो? ठीक है. नाउ लास्ट टाइम क्या बोलते हैं? फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, दैट इज फॉर द सक्सेस. नाउ ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑल्सो थिंक फॉर मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स. यही है ना तुम्हारा जो सबऑर्डिनेट्स है उसको अपन क्या, हाउ डू वी टर्म द सबऑर्डिनेट्स? वी टर्म देम एज विच रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स. और वो ह्यूमन रिसोर्स तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ रिसोर्स है. उन्हीं के कॉन्ट्रीब्यूशन से ही, उन्हीं के वर्किंग से आज तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस या फेलियर देखेगा. यू हैव टू गिव देम मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर ओन प्रोस्पेरिटी. अगर उन लोग के तरफ अगर आपका फोकस है, एंड इफ यू आर फोकसिंग ऑन देयर ओन, आई मीन ऑन देयर प्रोस्पेरिटी, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू शोकास्ट देयर सेट ऑफ हैप्पीनेस बोलो, या उनका जो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो कहाँ पे उन लोग दिखाने वाले? काम पे ही दिखाएंगे ना. और अगर उन लोग ने अपने काम पे दिखाना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली और ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड्स एंड प्रिवेल्स. यस और नो? समझा कि नहीं समझा? इजी पॉइंट. पहला क्या बोल रहे हैं? शांति बनाए रखो, झगड़ा मत करो, ठीक है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे के काम पे रिस्पेक्ट करो. यस और नो? म्यूचुअल ट्रस्ट आएगा, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, काम करने में, अंडरस्टैंडिंग करने में बेटर होगा. एंड मोस्टली द पॉइंट इज फोकसिंग ऑन द मैनेजमेंट टू गिव मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज टू द सबऑर्डिनेट्स एंड टू ऑल्सो फोकस ऑन देयर प्रोस्पेरिटी. यस और नो? राइट. चलो नेक्स्ट. अगेन दिस पॉइंट इज समवेयर सिमिलर. तो आप सुनोगे तो आपको लगेगा सिमिलैरिटी है बहुत सारा. क्या? इट इज मेंटल रिवोल्यूशन. देखो, फॉर समवन टू बी said to be, or for someone to be assumed to be a smart person or a successful person ना, उसका ग्रोथ का डेवलपमेंट है ना यहां से होना चाहिए. बरोबर है? इसके लिए पता है, they say, I don't know how many of you have heard about this, कि कभी भी अगर किसी का तुम कुछ भी लेके जाओगे, like you can take away materialistic things from someone, but एक चीज तुम उसके पास से नहीं लेके जा सकते हो. क्या? उसका द मेंटल स्ट्रेंथ दैट ही हैज. आया ना? मैं ना कल नहीं, काफी टाइम से था, बट कल तो एक अलग ही लेवल पे मेरा ये हो गया. आई वॉज वंडरिंग, कल जिसने भी अगर कल आईपीएल देखा रहेगा ना, उन लोग को एक शॉक मिला रहेगा. बंदा 14 साल और 1 महीने का है, यंगर देन यू. तुम सोचो ना मेंटली बंदा कितना स्ट्रांग है. तुमको ये नहीं पता कि क्लास के बाद क्या करना है. एंड at the age of 14 started to play professional cricket at 12. By the age of 13 he was playing the Syed Mushtaq Ali and all those tournaments, and he was not even 14 when he was selected for IPL. I have been tracking this guy since last 8-10 months. तब से वो सैयद मुश्ताक अली वगैरह उसने खेला और बिहार के कुछ बिहार ट्रॉफी में उसने एक सेंचुरी मारा था. तब से मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ. मैं ना कल एक ही चीज, मैं, मेरी वाइफ और हम लोग जो 2-4 दिन एकेडमी में थे, हम लोग वही सोच रहे थे जब उसने सेंचुरी मारा, कुछ 10:30 बजा था रात का. एंड आई वाज लाइक, ये बंदा मेंटली कितना स्ट्रांग है. फिजिकली जाने दो, फिजिकली अपना अपना बिल्ट होता है. हाउ स्ट्रांग इज दिस गाय मेंटली? 14 साल का है यार, 14 ईयर्स में यू आर प्लेइंग एट द अल्टीमेट लेवल. आज लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये 2 साल में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा. In 2 years, and if it will be in next 2 years, he will be even younger than Sachin to be representing India. Sachin at his days very strong mentally, और ये बंदा तो उससे भी छोटा है. 14 years and 1 month, not even 1 month. लास्ट मंथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, 14th बर्थडे. और भाई साहब ने नो डाउट 1-2 चांस मिला उसको, लेकिन उसके बाद जो मेंटल स्ट्रेंथ बताया, फर्स्ट इनिंग में जब वो आउट हुआ ना, ही क्राइड बिकॉज बेचारा स्टंप हो गया. स्टंपिंग इज अ, बोलते हैं ना, एक रिडिकुलस फॉर्म ऑफ वे टू गेट आउट. वो बंदा रोया था. बट तुम सोचो यार, उसके बाद ही प्लेड 1 more innings जहां पे वो नहीं उतना अच्छे से खेल पाया, बट इट्स जस्ट हिज 3rd innings और बंदे ने सेंचुरी मार दी यार. बाकी सब अलग, मेंटल स्ट्रेंथ.
है कि नहीं? यस और नो? 14 years, सच में 8th स्टैंडर्ड में वो बंदा। वो किसी ने तो है कि फालतू वाला रील देखा सुबह सुबह, यार दिमाग खराब हो गया। बोलता है वैभव बेटा हिस्ट्री बुक कंप्लीट किया, बोलता है उसका पता नहीं लेकिन मैं हिस्ट्री क्रिएट कर रहा हूं। है कि नहीं? जब है यार, बस यही फर्क है उसमें और तुम्हारे में, इतना ही फर्क है। ऐसे बहुत जने अभी आगे आएंगे। इंडिया इज इन गुड हैंड्स एज फार एज स्पोर्ट्स इज कंसर्न। एनीवेज, क्या है? मेंटल रिवॉल्यूशन, बरोबर है। सो व्हाट डिड टेलर से? ही इज लाइक दिस कंसेप्ट promotes a shift in the attitude of both employer and employee towards each other. इसका डिस्कशन अपन ने किया ना, मैंने जब आपको पूछा था कि आपके घर वाले इधर वुड बी फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड और वुड बी फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड, और उनका एक कांस्टेंट कंप्लेंट होता है, किया ना अपन ने? डिस्कशन किया था कि नहीं किया था? या तो अगर वो एम्प्लॉयर साइड पे दो बोलेंगे यार एम्प्लॉय हमारे बेकार है, काम ही नहीं करते, छुट्टी चाहिए, ये चाहिए, पगार चाहिए, भला। एम्प्लॉय साइड पे तो उन लोग का कंप्लेंट क्या रहेगा? मेरा मैनेजर बेकार, मेरा मैनेजर साला काम का ही नहीं, हम पे पूरा डालते रहता है, पूरा फ्रस्ट्रेशन। यही है समवेयर। व्हाट इज द प्रॉब्लम? देयर इज नो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड द पोजीशन ऑफ ईच अदर। मतलब आज सबॉर्डिनेट्स एक चीज, ये चीज भूल जाते हैं कि भाई जो भी वो बंदा मैनेजर है उसकी पोजीशन तुम्हारे से मच बेटर है। एम्प्लॉयर भूल जाता है कि भले तुमने तुम्हारे नीचे लोगों को रखा है, दे आर सपोज टू बी वर्किंग अंडर यू, बट फॉर यू टू बी वर्किंग अबाउ देम इज बेस्ड ऑन दे वर्किंग अंडर यू ना। आज तुम जितना सक्सेस ले रहे हो उसका अच्छा खासा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स ने किया है ना। तो द पॉइंट इज यू नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर, यू नीड टू रिस्पेक्ट मेंटली, तुमको समझना है, यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स वर्क एंड पोजीशन। यस और नो? So what he said, there should be a complete shift of the attitudes of both employer and employee towards each other, where you should emphasize on what? On the importance in the organization. भाई तुम तुम्हारा सेल्फ ईगो साइड में रखो, अल्टीमेटली तुम दोनों किसके लिए काम कर रहे हो? ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हो ना भाई। यस और नो? किसके लिए काम कर रहे हो? उसको प्रायोरिटी पे रखना ज्यादा है, तुम्हारा सेल्फ ईगो साइड में रखो, सेल्फ बेनिफिट बाद में रखो। Focus on what? The development and the success of organization, right? Now cooperation between them is vital for the achievement of the organizational goals, which will lead to what? Increased productivity and output, and ultimately profits and success. हाँ या ना? Yes or no? Right? Similar चीज textual words में वो भी अपन देख लेते हैं। Everyone see what did Taylor say? So he introduced the concept of mental revolution, wherein he is focusing on the complete change in the attitude of the management and employees towards each other. Same cheez hai. Now both of them should realize their equal importance in the organization, wherein they should give complete cooperation for the achievement of the organizational goals, which will help in increasing the productivity, output and success and profits of the same cheez. आया ना? इधर बिठाओ, तुम खुद अकेले कुछ नहीं हो, कोई तोप नहीं हो तुम। You means as an employer, without employee you are nothing. Employees without the support of employer and the platform provided by them, you are nothing. समझा? ये चीज समझ जाओ, साथ में मिलके काम करना है, फायदा ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, पर्सनल नहीं। राइट? चलो नेक्स्ट, कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। राइट? सी क्या पॉइंट है? भाई ये है, बचपन में जब ये देखते थे तो एक चीज समझ में आता था, क्या? कुछ भी हो जाए इनके अंदर कोऑपरेशन बढ़िया था। आया ना? रिलैक्स। था कि नहीं था? अभी भी अभी भाई लास्ट मैंने एपिसोड देखा था शिवाजी के साथ, बाद में देखा ही नहीं है। देखा है मतलब बहुत पहले देखता था, अभी तो कितना हो गया, 4000 एपिसोड हो गया भाई। ये एक है, वो असित मोदी को स्टैचुरेशन है ही नहीं लाइफ में। लाइक उस बंदे ने ना कभी लाइफ में फुल स्टॉप डाला ही नहीं है। एंड अबाउट दैट कितने सारे कैरेक्टर्स है जो आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब उनको लाइफ में दूसरा कुछ काम ही नहीं है। उठो, एक सीरियल की शूट करो, एक एपिसोड शूट करो, आ जाओ, एंड यू गेट योर मनी। मतलब तुम देख रहे हो
भाई ये पहला फील्ड है जिसमें एक ही एम्प्लॉयर और एक ही टास्क. यस और नो? जितने भी इसमें लोग हैं ना, आई डोंट थिंक दे हैव वर्कड एनीवेयर एल्स इन द लास्ट 15-20 years. शायद किधर किसी और जगह पे उन्होंने काम किया रहेगा, बट आई डोंट थिंक दे हैव वर्कड एनीवेयर एल्स. कोई है? पूरा है, जितने भी इसमें कैरेक्टर्स है, जेठा वेटा सबको पकड़ के. पर उसने छोड़ दिया ना फिर. कर रहा था, क्या नाम था उसका, भव्य गांधी. यू दैट इज. अच्छा, शो था, ओटीटी शो था. इसमें जो सेकंड वाली थी ना, ये सेकंड जो सोनू थी ना, निधि भानुशाली, वो मेरी स्टूडेंट थी. पर शी हैज अ बैड हिस्ट्री. उसने बहुत जल्दी छोड़ दिया. आई मीन किया 2-3 साल आई थिंक काम किया रहेगा. वो उसका जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर असित मोदी इज नॉट अ गुड पर्सन. बहुत लोगों ने उसके सामने कंप्लेंट की है. भाई वो बंदी का हालत इतना खराब हो गया था कि वो लास्ट आई थिंक 5-6 साल से शी इज इन हरिद्वार एंड शी इज प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ एंड वो वहाँ पे योगा वगैरह सब सिखाती है. शी इज बिकम अ पावर योगा टीचर एंड ऑल. इधर ही अभी तो मुलुंड में रहती है. पहले इधर रहती थी अपना टीएन नगर. हाँ ऐसे बोलो जैसे तो उसके घर पे गए. उसको देखा है या मिला है? देखा है ना. बीच में 3-4 बार तो कालिदास भी आई थी वो, मतलब एकेडमी में खेलने. एनीवेज द पॉइंट इज नॉट दैट. द पॉइंट इज चाहिए क्या? कोऑपरेशन एंड नॉट प्रॉब्लम. है ना? रिलैक्स. प्रॉब्लम क्या है? चलो समझते हैं. व्हाट हैज हैपेंड हिस्टोरिकली. जहां कहीं पे भी जिसने भी है ना इंडिविजुअलिज्म दिखाई है, प्रॉब्लम आया है. पहली बात मत भूलो, यू आर एसोसिएटेड टू व्हाट? अ ग्रुप एक्टिविटी. बिजनेस मैनेजमेंट इज नॉट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी. आश्चर्य पढ़ा था ना, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. तो जब कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी जब तुमको ग्रुप में पूरा करना है, ग्रुप में अंडरटेक करना है, हाउ कैन यू हैव इंडिविजुअलिज्म? मेरा फायदा, मेरा बेनिफिट, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज फॉर मी, दिस शुड बी फॉर मी. ये गलत है ना. सी हैविंग इंडिविजुअल अप्रोच इज डिफरेंट. समझो, मतलब समझो. इंडिविजुअल अप्रोच होना मतलब तुमको जो काम, तुम्हारा जो टास्क है उसको तुम कैसे पूरा डेडिकेटेडली अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज शोइंग इंडिविजुअलिज्म इज रॉन्ग. इंडिविजुअली जो तुमसे एक्सपेक्टेड है और तुम उसको इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच से पूरा कर रहे हो, ग्रेट, बेस्ट. तुम्हारा गोल है, तुम्हारा टारगेट है, तुम अचीव करो. पर जब वो बोलते हैं ना आई मी माई सेल्फ वाला फीलिंग आता है ना, दैट इज द प्रॉब्लम. वो नहीं होना चाहिए. दिस स्पेशली हैपेंस इन केस ऑफ पीपल वर्किंग एट अ हायर लेवल. जैसे तुम मैनेजरियल या हायर लेवल पे आ जाते हो ना, ये तुम्हारा अप्रोच वैसा हो जाता है. कभी भी व्हेन इट इज एन टीम एक्टिविटी और अ ग्रुप एक्टिविटी, इंडिविजुअलिज्म आ जाएगा ना, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. तुम भी देखो अलग अलग ग्रुप्स के पार्ट हो, यू हैव बीन एसोसिएटेड टू मल्टीपल ग्रुप्स. एक आध दो ऐसा कोई कैरेक्टर तुम्हारे मन में या तुम्हारे जहन में रहेगा जिसको तुम देख के बोलते रहोगे यार ये तो साला कितना सेल्फिश है, दिस पर्सन ओनली थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ. आया रहेगा माइंड में. एंड ऑटोमेटिकली बिकॉज यू डोंट कैरी द फीलिंग ऑफ इंडिविजुअलिज्म, यू ऑटोमेटिकली डिस्टेंस योर सेल्फ. आया ना? यस और नो? ये अप्रोच बहुत गलत है. सी, so this principle stresses on mutual cooperation between employees and management to foster a healthy working environment. Point repeat हुआ, पहले भी सेम पढ़ा था. क्या दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए. सेम सेम चीज है. ओके, नाउ आगे देखो. बाय वैल्यूइंग सजेशंस, अभी ये किसके तरफ है मालूम है? हाउ कैन द एम्प्लॉयर शो हिज पार्ट ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द वर्क ऑफ एम्प्लॉइज. वो कैसे कर सकता है कि तुम उसके काम को, उसके मतलब सबऑर्डिनेट्स के काम को, उनके सजेशंस को, उनके व्यूज को, उनका पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग को अगर तुम प्रमोट करते हो, तो एम्प्लॉय को ना कुछ नहीं तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी कि चलो यार मेरा काम, मेरे सजेशंस, मेरे व्यू पॉइंट्स, मेरी एडवाइस, इधर इन लोग एटलीस्ट तो सुन तो रहे हैं, दे आर गिविंग रिस्पेक्ट टू इट. उसको क्या लगेगा कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट आई एम पार्टिसिपेटिंग इन एनी वेज.
कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है जाने दो, कितना वो काम आ रहा है वो जाने दो, बट एटलीस्ट उसको एक फीलिंग तो आएगा, आई एम पार्टिसिपेटिव rather than being एक डोमिसाइल रहा हूं. yes or no, right? So by taking or valuing their suggestions and treating them as an integral part of the organization, एक चीज और भी क्या होती है मालूम, एक इंटरनल क्या बोलते हैं कंपटीशन भी डेवलप होता है. मैं बोलूंगा देखो तुम्हारे में से जिसका भी पॉइंट है, जिसका भी आंसर मेरे को सही लगा ना, आई विल प्रमोट दैट पर्सन, आई गिव दिस. तो सब लोग क्या करते हो, एक हेल्थी वर्किंग एनवायरमेंट क्रिएट होता है वेर इन यू आर ऑल पुलिंग इन योर थॉट्स एंड योर एफर्ट्स, बिकॉज तुमको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, आया ना. और ये हेल्थी वर्किंग एनवायरमेंट है ना, बहुत अच्छा होता है. क्यों? बिकॉज ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड्स आपके खुद के बढ़ते हैं. गूगल वगैरह में सेम है. मैंने कल तुम लोग को क्या बोला था, 20% ऑफ देयर टाइम इज गिवन टू देम फॉर जस्ट ट्राइंग टू बी इनोवेटिव. और किसी का भी एक इनोवेशन काम आ गया तो दैट पर्सन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड. तो इसमें क्या हो रहा है, इंटरनल कॉम्पिटिशन ही डेवलप हो रहा है ना, जिसका भी चल गया चल गया. हाँ या ना एवरीवन? आज तुम गूगल से एसोसिएटेड तुम उसके कितने भी एप्स देख लो, मैप्स देख लो, तुम जीपे देख लो, कुछ भी देख लो, ईमेल वीमेल जो भी देखना देख लो, कहीं ना कहीं किधर ना किधर कुछ तो इनोवेशन था ही ना उसमें. एंड लेट अस अज्यूम, एक बार ऐसा अपन सोचते हैं कि दैट इनोवेटिव आइडिया वुड हैव कम इन द माइंड ऑफ समवन मे बी एट द सबऑर्डिनेट लेवल. उसको एक प्लेटफॉर्म दिया ना वो प्रमोट करने का, वो प्रेजेंट करने का, राइट? नाउ अभी बात आती है एम्प्लॉइज का एम्प्लॉयर के तरफ. They should refrain themselves from going on strikes or making unnecessary demands. Employees भी कुछ दूध के धुले नहीं होते ना, उन लोग के अपने कुछ अलग चोचले चलते हैं. But that's what I'm saying कि अगर आपको हेनरी फॉयल आई मीन एफडब्ल्यू टेलर क्या बोल रहा है, अगर हेल्दी एनवायरमेंट मेंटेन करना तो इसमें इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉइज का भी आता है, wherein they should not unnecessarily make vague demands. और ऐसी वेग डिमांड्स करते हो जो तुमको भी मालूम है पूरी नहीं होने वाली है, एंड देन यू threaten to go on strikes or create some kind of disruptive practices, वो भी तो गलत है ना. You shouldn't follow that. तुम्हें पता है ना जापान में क्या है, अपने यहां पे प्रॉब्लम होता है तो इधर के एम्प्लॉइज वर्कर्स क्या करते हैं, मोर्चा विर्चा निकाल देते हैं, कुछ नहीं तो सीधा स्ट्राइक्स, हमारी मांगे, बरोबर है, yes or no? And they make their demands in such an, बोलते ना एक और डिसरप्टिव होता है यार वो, मतलब नुकसान करते हैं, वो तोड़फोड़ करते हैं, ये सब करते हैं. ये सो नो यू नो जापान में क्या होता है, जापान में अगर किसी भी वर्कर एम्प्लॉय को या ग्रुप ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉइज को अगर अपने प्रॉब्लम्स को वहां पे रखना है, लाइक इफ दे आर वांटिंग टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट फॉर देयर कंसिडरेशन, और इफ दे आर लिटरली एट दैट एज के उन लोग को अभी बस स्ट्राइक पे ही जाना है, तो उनका वे ऑफ स्ट्राइक क्या होता है पता है, ज्यादा काम करते हैं एंड दे डोंट टेक मनी, बस हाथ में एक ब्लैक बैंड या आर्म पे एक ब्लैक बैंड डाल देते. दिस डिनोट्स दैट आई एम नॉट हैप्पी विथ माई वर्किंग. देन इट इज द गवर्नमेंट हु विल टेक एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉयर. वो पूरा आके चेक करते कि इधर प्रॉब्लम क्या है. कुछ अलग ही चलते हैं उन लोग डबल काम करते हैं एंड दे डोंट टेक मनी, बिकॉज उनके एम्प्लॉइज का माइंडसेट क्या है मालूम है, मैं खुश नहीं हूं मेरे काम से, मेरे को प्रॉब्लम है. बट अगर मैच स्ट्राइक पे चले गया तो मेरे से एसोसिएटेड जो जितने सारे मेरे दूसरे कंट्री वाले, उन लोग का भी तो कुछ ना कुछ अफेक्ट होगा. जैसे फॉर एग्जांपल रेलवेज वाले खुश नहीं है, कितने इधर अपने इधर रेलवे का मोर्चा पहले कितना निकलता था, रेल रोको, खड़े रहे, अरे आई हैव सीन, बड़ा ऐसा झंडा लेते दो पटरी के बीच में ऐसा डाल देंगे और लोग आते बैठ जाएंगे. दैट इज हाउ पीपल इन इंडिया यूज्ड टू फाइट. वहां पे ऐसा नहीं, वहां पे उन लोग काम करेंगे, पूरा काम करेंगे, बट दे विल टाई अ ब्लैक आर्म, आई मीन एक ब्लैक बैंड आर्म पे डाल देंगे, एंड दैट इज द वे ऑफ देयर डिसअप्रूवल और देयर स्ट्राइक. उन लोग का माइंडसेट क्या है, मेरे को प्रॉब्लम है, आज मैं ट्रेन नहीं चलाऊंगा तो लोग काम पे नहीं पहुंचेंगे, तो उसका एम्प्लॉयर उस इंसान को गाली देगा और वो गलत हो जाएगा, एम्प्लॉय वुड बी टर्म्ड रॉन्ग. तो इनका एक्शन किसके तरफ है, एम्प्लॉयर्स के तरफ. यू अंडरस्टैंड, देयर चैलेंज इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स नॉट द एम्प्लॉइज, राइट? बट जो भी हो, यू शुड रेफ्रेन फ्रॉम सच काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? सो they should refrain from making strikes or unnecessary demands, recognizing themselves and management as in crucial pillars of the organization. दोनों भाई इंपॉर्टेंट हो तुम यार, एम्प्लॉइज भी एक क्रूशियल पिलर है, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, एम्प्लॉयर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. बोथ ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, एंड अल्टीमेटली एक चीज अंडरस्टैंड यही करनी है कि भाई कुछ भी हो जाए, बोथ ऑफ यू आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन.
तो ऑर्गेनाइजेशन का कहीं पे भी नुकसान या डैमेज नहीं होना चाहिए, बरोबर है एवरीवन? सी, what does this principle say? It emphasizes on mutual cooperation between the workforce and the employees, workforce that is employees and management. Okay, now due to cooperation, अगर उनके बीच में cooperation है तो म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होगा, एक टीम स्पिरिट डेवलप होगी, हाँ या ना? वही है ना, आज तुम्हारा ग्रुप अगर इतना स्ट्रांग है तो क्यों? बिकॉज वन, यू ट्रस्ट ईच अदर, सेकंड, यू रिस्पेक्ट ईच अदर, हाँ या ना? बरोबर? नाउ इंटरनल कंपटीशन विल टर्न इनटू एन हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट. अभी मैं अगर सबको अपॉर्चुनिटीज दे रहा हूं एंड सबको ग्रो करने का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे रहा हूं, तो क्या हो रहा है? इंटरनल कंपटीशन आ रहा है, विच इज वेरी गुड as far as my organization is concerned. So management should always consider the suggestions given by the subordinates, okay, in all aspects, in all respect. Also, at the same time, employees should also refrain themselves from going into strikes or making unnecessary demands from the management. They should treat each other as pillars of the organization. Same चीज शॉर्ट में समझा कि नहीं समझा? चलो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिवीजन ऑफ. ये देखो, समथिंग आई वाज ट्राइंग टू टेल यू. पढ़ो ये. You understand what is flat organizational structure? नहीं समझा? रुक जा. First let them study that, read that. पढ़ा? No, there is a concept यहाँ पे जहाँ पे लिखा है मालूम है किधर गया? फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ये इसके अलावा किसी और को समझा व्हाट इज फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन? किसी को भी नहीं समझा? गूगल में है ना, नो वन कॉल्स ईच अदर बाय द नेम ऑफ सर. सब एक दूसरे को एड्रेस नाम से ही करते हैं. एंड इट्स नॉट ओनली इन गूगल बट अभी इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स वगैरह आ गए हैं जहाँ पे दे आर फॉलोइंग फ्लैट स्ट्रक्चर. मीन्स कोई सीनियर नहीं, कोई सबॉर्डिनेट नहीं, सब इक्वल है. मतलब एवरीवन इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस. ये तो जब हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ना, तो सीधा बात है ना, जो हायर लेवल के अथॉरिटीज पे होता है, हायरार्की पे होता है, तो उनका रिस्पेक्ट, उनका स्टैंडर्ड अलग हो जाता है. सबॉर्डिनेट को अलग लेवल का रिस्पेक्ट और अलग लेवल का बोलते हैं ना, ये मिलता है, उनकी इंपॉर्टेंस मिलती है. बट फ्लैट में ऐसा कुछ नहीं है. जितनी रिस्पेक्ट एक सबॉर्डिनेट की है, उतनी रिस्पेक्ट एक सीनियर की, उतनी रिस्पेक्ट डायरेक्टर की, उतनी रिस्पेक्ट ओनर की है. कितने स्टार्टअप्स इंडिया में भी ऐसे आ गए ना जहाँ पे दे आर फॉलोइंग फ्लैट. मतलब ऑफिस भी तुम उन लोग का देखोगे ना, नॉर्मली तुमने मूवी सीरीज या किस में देखा रहेगा, कैसा रहेगा? कॉर्नर ऑफिस, वो सब ऑफिस है ना, वो डायरेक्टर का लिखा हुआ रहेगा, एमडी, सीईओ, ऐसा. और फिर ऐसे ऐसे करते आओगे तो उसके वो स्पेसिस आर गिवन अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस. इन केस में कुछ नहीं होता. डायरेक्टर है ना, वो भी ऐसे घूमता रहेगा जैसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय चपरासी घूम रहा है, सेम. प्लस मैंने आई थिंक कल ही आपको बताया था कि यहाँ पे ना आपके अटायर वगैरह पे भी देर इज नो लिमिटेशन. ऐसा कुछ ये नहीं है. कुछ भी तुम शॉर्ट्स में आना चाहते हो आओ, टी शर्ट्स में आना चाहते हो आओ. ऑब्वियसली यू हैव टू मेंटेन सम फॉर्म ऑफ डिग्निटी, दैट इज डिफरेंट, बट कम विथ कंप्लीट फ्रीडम इन योर माइंड. तुम देख रहे हो ना, इससे क्या हो रहा है? एक दूसरे की तरफ म्यूचुअल ट्रस्ट वगैरह तो बढ़ रहा है, बट इट इज ऑल्सो डेवलपिंग एंड कल्टिवेटिंग अबाउट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन, विच इज वॉट समवेयर Henry Fayol was saying, and it is even applicable in organizations and companies like Google. देखा? और ये 20% वाला बोला ना, फ्री टाइम है, डालो टाइम इनोवेशन पे, डालो खुद पर्सनल चीजों पे, कुछ क्रिएट करो, करके दोगे यू वुड बी अप्रिशिएटेड. समझा? चलो नेक्स्ट. क्या बोला मैंने? ना गाइस,
पॉइंट क्या है? डिवीजन ऑफ, बस यही प्रॉब्लम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो कोई लेना नहीं चाहता, और अगर कोई दे रहा है तो प्रॉपरली नहीं दे रहा है। टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू पुट दैट टैग ऑन योर नेम कि नहीं सर, आई एम तो वेरी रिस्पॉन्सिबल? यू नो दिस रिएक्शन इज वेरी क्लियर। आवाज नहीं बेटा, शांत। क्या हुआ गौरी? यू वांट टू गिव दैट टैग टू योरसेल्फ? बेटा वो टैग में स्टार्टिंग में RES है, IRRES नहीं है। बेटा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्ड तो तू डिक्शनरी से निकाल दे। नहीं ना? बट वेनेवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेने का मौका आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पे आ गई, अगेन अ प्रूडेंट पर्सन विल डू व्हाट? सेंसिबल पर्सन क्या करेगा? विल वांट टू डिस्चार्ज हिज सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। पर प्रॉब्लम क्या है, जो अपन ने ऑलरेडी हेनरी फॉयल के प्रिंसिपल्स में पढ़ा था कि प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली डिवीजन ऑफ वर्क के साथ साथ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड होनी चाहिए। ये बंदा थोड़ा अलग जा रहा है, जस्ट स्लाइटली ही इज गोइंग डिफरेंट कंपेयर टू व्हाट हेनरी फॉयल सेड। आई मीन ही सेड इट फर्स्ट, हेनरी फॉयल सेड इट लेटर, बट मैं बताऊं, मेरे को लगा कि इसकी बात ज्यादा सेंसिबल है। कैसे है ना, व्हाट ही सेज कि सपोजेडली एज मैनेजमेंट, इफ यू हैव restored some set of responsibilities on your subordinates, make sure that जो भी responsibility आपको दी गई है ना, you discharge it in the best ways। आप पूरा करो, उसको कंप्लीट करो, ठीक है? अच्छा, पहले क्या होता था, हेनरी फॉयल ने भी ना कहीं क्या बोला कि अगर अपन डिवीजन ऑफ वर्क वगैरह कर रहे हैं तो आप एक दूसरे को हेल्प भी करो, सपोर्ट भी करो, जैसे भी करो, काम पूरा करो, बरोबर है? so that you are able to, as I said, complete your set of responsibilities and work and duties, आप पूरा कर लो, बरोबर है? ये बंदा इसमें क्या हाईलाइट करके बोल रहा है मालूम है? ये क्या बोल रहा है कि जिसका जो काम है ना वो उसको ही करना है। जिसका जो काम है, मतलब जिसको, अगर समझो एज ए मैनेजर मैंने तुमको पर्सनली एक एक जन को एक एक अपना सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क एंड यू शुड ऑल्सो बी अकाउंटेबल फॉर दैट वर्क। अब फॉर एग्जाम्पल, इसको एक काम दिया, इसको एक मैंने सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, ही कंप्लीटेड इट वेल, एंड देखा इसके टीम में दूसरे लोग थे, जो हेनरी फॉयल बोलता था यार इसका काम बाकी है, जिससे इसके ग्रुप का टाइम कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, तो इसने क्या किया, बिकॉज ही वॉज देयर, इसने दूसरों की भी हेल्प कर दी। टारगेट क्या था? काम अचीव करो, पूरा करो, यू डिड इट, यू हेल्प योर टीम टू डू इट एंड यू आर डन। ये बंदा उल्टा क्या बोल रहा है कि नहीं, जिसका जो काम है ना वो उसको ही करना है, एंड सपोज इफ दिस गाय इज नॉट एबल टू परफॉर्म ना, ही शुड बी गिवन एडिशनल ट्रेनिंग, he should be given additional resources, but make sure इसको ही करना कि ये करे विदाउट द सपोर्ट। प्रॉब्लम किधर है मालूम है? मैं मैनेजर हूं, मैं लास्ट में क्या देखूंगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ, बरोबर है? मैंने तो इतना ही देखना है। व्हाट डिड आई सी कि इनके ग्रुप ने काम अचीव करके दिया विद द सेट टारगेट, जो था उसने पूरा करके दिया विद द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अदर थिंग्स, बट इन सब में इसका प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा था, वो कभी बार हाईलाइट ही नहीं हुआ। और इनके टीम में दिस पर्सन इज द लीस्ट प्रोडक्टिव, which is somewhere deteriorating their standard मेंटेन किया, लेकिन वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, इससे भी ऊपर जा सकते हैं। अब समझ में क्या आया कि इसको एडिशनल क्या लगेगा? ट्रेनिंग लगेगा, इसको एडिशनल सपोर्ट लगेगा। क्या करो, इसको थोड़ा बाहर निकालो मतलब ग्रुप से नहीं, इसके ऊपर और मेहनत करो, एडिशनल ट्रेनिंग दो। समझ में आया? सो दैट यू स्टार्ट टू मैच देयर लेवल्स रेदर देन हैविंग दैट फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी, साला मैं नहीं करेगा तो ये तो है ना, अपना टीम वाला करके देगा। सर क्या देखने वाले, गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ, पर तुम पर्सनल सेंस में ये नहीं देख रहे हो क्या कि तुम नहीं कर पा रहे हो, इज एन बिग क्वेश्चन मार्क ऑन योर कैपेसिटीज। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए जस्ट टू मेक श्योर कि तेरे को वो फीलिंग ना आ जाए कि भाई तू एक बोलते हैं ना एक इरेस्पॉन्सिबल पर्सन हो गया और तू साथ में इनके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है, रादर तू अपने स्टैंडर्ड्स को बेटर कर, जहां पे तेरा जो काम है तू ही पूरा करेगा। समझा? डिवीजन ऑफ वर्क अपन ने प्रॉपरली किया अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज, ये वो, बट एडिशन में एक हाईलाइटिंग फैक्टर ये है कि जिसका जो काम है ना, यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट।
यस और नो? समझा एवरीवन? राइट? क्लास एग्जांपल है ये, देखा है मूवी, लेजेंडरी मूवी। भाई सच बता रहा हूं, जिस दिन मैं इंसान में जैसे इंसान डिप्रेशन में इसका फर्स्ट हाफ देखता हूं मैं, एंड इस बंदे की हालत देखता हूं, भाई आज भी उतनी हंसी आती है। यस और नो? अब ये सीन किसको याद है क्या? दो सिनेरियोज आते हैं, एक में बोलते हैं चप्पल जूते धोने साफ करने और दूसरे में कपड़े धोने। तो बोलते हैं चप्पल जूते को अगर साफ वाफ करना है तो ये शाइनिंग मारता है, इसको नहीं आता, इसको दे दो मैं इसको सिखा दूंगा, बरोबर है? तो वो क्या बोलता है, नहीं जिसका जो काम है वो वही करेगा। और दूसरे वाले सीन में क्या है, उसको लगता है कि यार वापिस ये मेरे पे आएगा, नहीं सॉरी फर्स्ट सीन में ऐसा होता है कि वो जूते में ऐसा बोलता है कि मेरे को नहीं आता है, इसको आता है, बोलता है नहीं तेरे को नहीं आता तू पहले सीख फिर तू कर। तो दूसरे में क्या बोलता है, जब वो कपड़े धोने की बारी आती है बोलता है मेरे को तो आता है, इसको नहीं आता, इसको मैं सिखा दूंगा। बोलता है नहीं कपड़े महंगे हैं, जिसको आता है वही करेगा। मतलब दोनों तरफा में मरना इसको ही हुआ। पॉइंट क्या है ना, जिसका जो काम है वो खुद करेगा। यस और नो? यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट और यू कैन नॉट डेलीगेट इट टू समवन एल्स। पॉइंट समझा? सी now proper division should always be accomplished or accompanied with division of responsibility। ये तो हेनरी फॉयल ने भी पढ़ा था ना, responsibility and authority वाला। yes or no? right? between the managers and employees। now major planning, जिसका जो काम है ना वही बात कर रहे थे ना, मैनेजर का काम क्या है, तुम प्लान करो तो बस तुम्हारा काम वही है, मेक श्योर दैट यू बेस्ट प्लान द बेस्ट पॉसिबल वेज। तो प्लानिंग का जिसका काम है वो प्लानिंग करेगा, जिसका काम एग्जीक्यूशन का वो खाली एग्जीक्यूशन करेगा। और उसमें भी ऐसा रखो ना कि जिसको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उतना पूरा करे। प्लानर वाला एग्जीक्यूशन में जाएगा, क्या मतलब है?